हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने ईपीएफओ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों के लिए मैं भी पूरी मेहनत कर रहा हूं। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था, होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं भी देखा तो आप महाकाल आईएएस पर जाइए और उस पूरे लेक्चर को अच्छे से 2 बार देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी उस पर। और आप लाइव सेशन में भी आए कीजिए, मॉर्निंग में मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। कल मैंने जो कुछ पढ़ाया था लेबर लॉ के लिए, उसका मैंने आज क्या किया, लाइव सेशन में पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे बहुत सारे बच्चों से और उसको पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जो भी सेक्शन है लेबर लॉ में, जो भी कंसेप्ट हैं, वो पूरे दिमाग में एक तरीके से एडर हो जाएंगे और फिर आप भूल नहीं पाएंगे, भूलेंगे नहीं उन कंसेप्ट को। बार बार रिवीजन हो जाएगा आपका। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में मैं लेता हूँ लाइव सेशन, तो लाइव सेशन में आप लोग आइएगा और अटेंड कीजिए, जिससे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा रिवीजन हो जाए। और आप सब लोगों से वैसे ही हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये गुरुदक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा ईपीएफओ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और दिसंबर के बाद हमारी जो एथिक्स की मास्टर क्लास, ऐसे की जो भी मास्टर क्लास रहेंगी, उनको हम कंटिन्यू कर लेंगे यूपीएससी के लिए। बाकी 30 नवंबर तक एग्जाम है, तो हम पूरा ईपीएफओ पे फोकस करते हैं। सो बेसिकली आज हम जिस कंसेप्ट पे अभी बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। कल हम लोगों ने बात की थी फैक्ट्री एक्ट की 1948 की, और फैक्ट्री एक्ट 1948 के साथ हमने बात की थी ट्रेड यूनियन एक्ट 1928। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कल जो कुछ पढ़ा उसके बेसिस पर कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 किस चीज़ से रिलेटेड है। कल मैं आपको बता चुका हूँ। और आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि एक वीक में, एक हफ्ते में मैक्सिमम कितने घंटे तक काम करने का प्रावधान है। ये बताएंगे आप कि मैक्सिमम कितने दिन तक काम करने का प्रावधान है एक हफ्ते में। जो वीडियो देखेगा वो कमेंट करेगा। और ये कमेंट करना है कि ओवर टाइम अगर काम करा रहे हैं किसी व्यक्ति से तो मैक्सिमम कितने घंटे तक का प्रावधान है एक वीक में पूरा। एक एक क्वेश्चन भी आप मुझे बताएंगे। और इसके अलावा आप ये बताएंगे कि ट्रेड यूनियन में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराना है तो मिनिमम कितने मेंबर और उससे ज़्यादा मतलब कितने हैं वो ये बताएंगे आप मुझे। तो इससे क्या है, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका रिवीजन होते जाएगा मेरे साथ साथ। जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो कंसेप्ट आपके पूरी तरीके से जो है अच्छे तरीके से दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगे, और आपका जो है पूरा रिवीजन, जो भी लेक्चर हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा अच्छे तरीके से माइंड में आपके रिवाइज हो जाएगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो क्या जरूरत पड़ी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उनका बहुत हरासमेंट हो रहा था। उन लोगों से काम तो बहुत सारा ले जा रहा था, उनकी कचूमर निकाल दे रहे थे, बट जो उनको पे मिलना चाहिए, जो वेज मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिनाइड थी। कहीं ना कहीं जो मालिक था फैक्ट्री का उसके बीच में और जो काम कर रहे थे उनके बीच में तनातनी हो रही थी, झगड़े हो रहे थे इसको लेके। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मतलब पास करें, जिससे कि समस्त उस चीज़ में हम जो है मेंशन कर सकें कि क्या क्या प्रोविज़न है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, और किस तरीके से आज जो डिस्प्यूट है वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में, इसको किस तरीके से हम कर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक अच्छा सा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाते हैं। सो गवर्नमेंट ने बनाया भाई 1947 में। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है। सो एक मालिक है, मान लीजिए एम्प्लॉय, और एक वर्कमैन है, कामगार जो उनके यहाँ काम कर रहा है। सो एम्प्लॉय और वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में हो सकता है। जो एम्प्लॉयर है उसके यहाँ मैनेजमेंट भी हो सकता है। आपने देखा होगा आज भी कई जगह कॉलेज है तो उसमें मैनेजमेंट अलग रहता है, फीस का डिपार्टमेंट अलग है, राइट, रजिस्ट्रार अलग होता है, तो बहुत सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, डीन रहता है। तो जो भी मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयर इसका कॉलेज, मान लीजिए उसके बीच में डिस्प्यूट है कुछ भी, तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। सो एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है डिस्प्यूट हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि जब भी कोई स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक का तो हड़ताल सिंपल मीनिंग हमें पता है, और वो स्ट्राइक अगर वायोलेंट नहीं है, मान लीजिए उसमें किसी की जान नहीं जा रही, हम आग के हवाले नहीं कर रहे बस को, कार को, ठीक है, ट्रक को, हम सिंपल गांधी जी का जो प्रिंसिपल है नॉन वायोलेंस का उसको फॉलो करते हुए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो स्ट्राइक
लीगल है, उसमें इलीगल नहीं कर सकती उसको, कोई भी गवर्नमेंट इलीगल नहीं कर सकती, वो लीगल स्ट्राइक है। मान लीजिए जैसे कि फार्मर्स के जब बिल पास हुए तो कई जगह स्ट्राइक हुई, या फिर महंगाई जब एकदम से बढ़ जाती है एलपीजी सिलेंडर की तो स्ट्राइक कर देते हैं। कई लोग आंदोलन करते हैं, जैसे एमपीपीएससी में या कोई भी एग्जाम में घोटाला हो रहा है और उसमें वैकेंसी आ रही है, 4-5 साल लग रहे हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी लोगों ने। तो अगर उसमें कोई वायोलेंस मेजर आप नहीं ले रहे तब तक वो स्ट्राइक कैसी मानी जाएगी? पीसफुल मानी जाएगी। सो स्ट्राइक में जैसे जो वर्कर्स हैं, मान लीजिए वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया कि भाई फैक्ट्री ओनर उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, बेच नहीं बढ़ा रहा, कंपनसेशन नहीं दे रहा, ठीक है, अब बेच नहीं बढ़ा रहा तो उन्होंने स्ट्राइक करी और पेन डाउन स्ट्राइक पे भी चले गए। पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आप ना तो पेन उठाएंगे जो भी आप काम कर रहे हैं, तो ना आप पेन उठाएंगे और ना ही कोई कागजी कार्रवाई आप करेंगे, आप काम को बहुत स्लो कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। तो पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आप ना पेन उठाएंगे ना कोई कागजी कार्रवाई होगी, काम को बहुत स्लो कर देंगे, तो सिंपल ही समझेंगे आप। फिर बात करते हैं पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे एमपीपीएससी का मैं बता रहा था कि 4-4 साल में रिजल्ट आ रहा है, सो एमपीपीएससी का जो भवन है उसको आपने घेर लिया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ओनर आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, वेजेस नहीं हाइक कर रहा, सो आपने उसको घेर लिया, गेट को आप घेर के खड़े हो गए, जिससे आप एक ये भी बता रहे हैं कि हम यूनिटी हैं, हम यूनिटी में रह रहे हैं। या मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं उसके नियर बाय एक लिक्वर शॉप है, शराब की दुकान है, अब आपके कहने के बाद भी कोई शराब की दुकान वहाँ से नहीं हटा रहा, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, एनजीओ वगैरह की हेल्प से उसको घेर लिया, कटिंग कर लिया आपने, और घेर कर आप जो है पीसफुल मैनर में कर रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि गेट को आपने घेर लिया और आप यूनिटी शो कर रहे हैं, लिक्वर शॉप के चारों ओर आपने इस तरीके से घेर लिया उसको, तो ये होगा पिकेटिंग कि घेरना, सिंपल। फिर बात करते हैं घेराव। अब पिकेटिंग से आगे का जो हाई लेवल की चीज़ हो गई वो हो गई घेराव। अब घेराव इलीगल भी हो सकता है, तो घेराव आपने करा किसी व्यक्ति का और अचानक से उस घेराव में एक व्यक्ति ने जो है कुछ वायोलेंट मेजर ले लिया, वायोलेंस प्रमोट कर दिया, मारपीट मचाने लगे, आग के हवाले चीज़ों कर दिया, सो घेराव कहीं ना कहीं इलीगल भी साबित हो सकता है। पिकेटिंग इलीगल नहीं है, पिकेटिंग लीगल है, शांति व्यवस्था में बनी रह रही है और आसानी से सब काम हो रहे हैं, शांति व्यवस्था बन रही है, मतलब कोई भी आप ऐसा मेजर नहीं ले रहे जिससे कि किसी को भी एक्शन लेना पड़े आपके खिलाफ, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़े। बट घेराव में क्या हो रहा है कि घेराव जो है आपका इलीगल भी हो सकता है, अगर जनता एकदम से भड़क जाती है, जो घेराव आपने करा है बहुत सारे लोगों ने, उसमें से एक या दो लोग कोई वायलेंट मेजर्स ले लेते हैं, तो वो फिर क्या हुआ कि वायलेंस के चांस हाई हो जाते हैं। उसी प्रकार बात करें लॉकआउट की, लॉकआउट का मतलब क्या है? सो लॉकआउट का मतलब होता है कि टेम्परेरी आप वर्क नहीं कर रहे, टेम्परेरी क्लोज कर दिया आपने, जो है काम करने से मना कर दिया, वर्क सस्पेंशन हो गया वर्क का, तो वो हो गई आपका लॉकआउट। फिर बात करें एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कंसेप्ट को समझते हैं हम कि बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब क्या है। तो जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि बैंकिंग की जो सर्विस थी उसको एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करार दे दिया गया था। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस करार दे दिया गया था, इसका मतलब ये हुआ कि भाई बैंक वाले जो लोग हैं वो एकदम ऐसे ही मन करा, जबकि आज मन करा और चलो सुबह हुई और चलो स्ट्राइक पे चलते हैं, ये सब वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बैंक में कोविड में आपको पता है कि लंबी लंबी कतारें कितनी थी और चारों तरफ लॉकडाउन लगा दिया गया था। सो लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोगों को पैसे निकालने की जरूरत थी या बैंक में कुछ काम था तो जरूरी था, तो इसलिए गवर्नमेंट पेन डाउन स्ट्राइक जो है कर सकती है और वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूपीएससी पीएफओ में लेबर लॉ का क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए आपकी पेन जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर हाउ मच टाइम पीरियड गवर्नमेंट कैन इशू दिस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कितने लंबे समय के लिए गवर्नमेंट लगा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। अब वो 1 साल दे दे, 2 साल दे दे, 4 साल दे दे, 3 महीने दे दे, सब गलत हो जाएंगे। कल जब मैं लाइव सेशन में आऊँगा तो आप सभी लोग अटेंड करना, उसमें मैं इस तरीके से एमसीक्यू फ्रेम करूँगा और आपसे पूछूंगा, तो आपको मज़ा आएगा, आपको क्या दिमाग में सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट बैठ जाएंगे। तो ये आप काम आपको करना है, आपको लाइव सेशन में आना है, वो टाइमिंग में बता दूंगा, 8 से 9 के बीच में होती है जनरली, आप 8 बजे 8:30 बजे एक बार देख लेना, या फिर मैं शेड्यूल करूँगा तो उसमें टाइम सेट कर दूँगा, ठीक है। सो बेसिकली 6 महीने के लिए होता है। और जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बताता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, बताता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में। जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में बताता है। अब क्या हुआ कि भाई जैसे कि अब जो स्ट्राइक करने के राइट्स हैं वो कर्व हो गए कहीं ना कहीं बैंक वाले लोगों के, मान लीजिए कोरोना के टाइम में। सो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर स्ट्राइक करना भी है, अगर हड़ताल करना भी है लोगों को, तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम, कायदे कानून है। और वो कायदे कानून है कि भाई अगर आपको स्ट्राइक करना भी है
तो आपको 42 दिन यानी 6 वीक, 6 7 42, तो 42 दिन का आपको जो है नोटिस पहले देना पड़ेगा। और 42 दिन के नोटिस देने के पहले 6 वीक पहले आपने नोटिस दिया, 42 दिन पहले आपने नोटिस दिया कंसर्न अथॉरिटी को, और जब आपने स्ट्राइक करा तो आपको 14 दिन के अंदर जो है नोटिस आपने दिया मान लीजिए, तो उसके 14 दिन बाद जो है 14 दिन के अंदर मान लीजिए, बाद में 14 दिन के अंदर आज अगर आपने जैसे नोटिस दिया मान लीजिए, आज जो भी तारीख है 10 या 11 तारीख है मान लीजिए, तो 11 में 14 ऐड कर दीजिए, तो 25 तारीख के पहले आपको 25 अक्टूबर के पहले आपको जो है 14 दिन के अंदर अंदर स्ट्राइक कर लेना है। या आप काम नहीं करना चाहते तो लॉकआउट पर आप जा सकते हैं 14 दिन के अंदर अंदर। और फिर एक बार कंसर्न अथॉरिटी को आपने स्ट्राइक करी, फिर उसने आपकी बात सुनी, ग्रीवांस ऊपर उसने भेजाया, मैटर सॉल्व हुआ, कुछ वहाँ से आदेश आया, ऑर्डर आया। अब वो ऑर्डर जब तक आ जाएगा ना, उस ऑर्डर के आने के 7 दिन तक आप कोई भी स्ट्राइक डबल से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 7 दिन का टाइम पीरियड आपके पास रहेगा कि आप अपील कर सकें और हायर अथॉरिटी को। मान लीजिए कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो अथॉरिटी पूरी हायरार्की है, सो जब कोई भी ऑर्डर आएगा सो उस ऑर्डर के खिलाफ अगर आप जाएंगे, अपील जैसे अपील होती है ना, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई, नीचे वाले कोर्ट की अपील आप हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब अपील करेंगे सो 7 दिन तक का टाइम है कि आप अपील कर सकते हैं, और उस टाइम पीरियड में आप कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। बट जब कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 का जो आया, लेबर कोड आया, तो उसने ये बोला कि भाई नोटिस आपको 14 दिन का देना पड़ेगा। पहले क्या था, 42 दिन का था, 6 वीक का। बट कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 में ये बोला गया कि 14 डे यानी 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, और 7 दिन के अंदर आपको स्ट्राइक करना पड़ेगी। पहले क्या बोला था, 14 दिन के अंदर स्ट्राइक करना पड़ेगी, अब क्या बोल रहा है, 7 दिन तक स्ट्राइक करना पड़ेगी। पहले क्या बोल रहा था, 42 दिन के अंदर, मतलब 42 दिन पहले आप जो है 6 वीक पहले नोटिस दें। अब क्या बोल रहा है कि आप जो है 14 दिन 14 डे पहले नोटिस दें, और 7 दिन के अंदर 7 डे के अंदर आप जो है स्ट्राइक कर लें। और जो नोटिस है वो वैलिड कितने दिन के लिए है, 60 दिन के लिए। तो इतना हमने अच्छे तरीके से पूरा कवर कर लिया, लेकिन चीज़ आपको मैंने समझा दी। अब बात करता हूँ मैं डिस्चार्ज और डिसमिस। दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है डिस्चार्ज और एक कंसेप्ट होता है डिसमिस। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉई काम कर रहा है, और काम करते करते कुछ उसकी जो है, मान लीजिए वहाँ पर जो भी मैनेजर है या फिर मालिक है, उससे उसकी कुछ कहासुनी हो गई, कहासुनी इतनी बढ़ गई, गाली गलौज हो गई मान लीजिए, या कुछ बातचीत हो गई, तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ हो गई। बट गाली गलौज हो गई तो वो बन जाएगा आपका क्या, डिसमिस करेंगे, फिर तो आप उसको भाई नहीं रखना काम पर, तो डिसमिस कर देंगे। बट गाली गलौज नहीं होगा, थोड़ी कहासुनी हुई, बट आपका मन करा कि यार इससे हमारी फट नहीं रही, अब इसको निकाल देते हैं या काम पर नहीं रखते, डिस्चार्ज कर देते हैं। सो डिस्चार्ज अगर आप कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन तो लेंगे उसके खिलाफ, बट वो किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी अनपेड बेनिफिट है वो सब मिलेंगे, जैसे ग्रेट्यूटी मिलेगी उसको। ग्रेट्यूटी का मतलब होता है गिफ्ट वगैरह जो एम्प्लॉय दे रहा है वो मिलेगी, या गवर्नमेंट जॉब में है तो लमसम अमाउंट मिल जाता है पैसे का, वो आपको मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगी। सो डिस्चार्ज अगर हो रहा है, सिंपल डिसिप्लिनरी एक्शन है, बहुत ज़्यादा बात नहीं बढ़ी है आपके बीच में। सो आप ग्रेट्यूटी आपको मिलेगा अनपेड बेनिफिट वगैरह। बट डिसमिस अगर आपको कर दिया, गाली गलौज तक बात चली गई, बहुत ज़्यादा आप खिलाफ कोई करप्शन के केस है, डिसमिस आप हो गए सर्विस से, तो इस चीज़ को टॉलरेबल नहीं माना जाएगा, आप सहन नहीं करेंगे, टॉलरेबल लिमिट के बाहर बात चली गई। और जब टॉलरेबल लेवल के बाहर बात चली गई तो ना तो कोई ग्रेट्यूटी मिलेगा, ना ही कोई कंपनसेशन, ना ही कोई बेनिफिट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। डिस्चार्ज और डिसमिस के बीच में ये बिल्कुल डिफरेंस है। अब बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की, और वो लास्ट कंसेप्ट है रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा बिजनेस है, बड़ी फैक्ट्री है, अचानक से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई मान लीजिए उसमें, और उसको बंद करना पड़ा, सो रिट्रेंचमेंट में परमानेंटली जो एम्प्लॉई हैं उनको बाहर करना पड़ेगा, उनको निकाल देना पड़ेगा। तो इस केस में रिट्रेंचमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी व्यक्ति का, जैसे कोविड में मान लीजिए कोई फैक्ट्री होती या बहुत सारी फैक्ट्री थी, कई लोगों को निकाल दिया जॉब से, तो परमानेंटली निकाल दिया क्योंकि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, नहीं हम सहन कर पा रहे इकोनॉमिक क्राइसिस को। तो उस केस में क्या होगा रिट्रेंचमेंट में कि भाई आपको कोई कंपनसेशन वगैरह दे दिया जाएगा, मान लीजिए कुछ पैसे का, वो हम कल के वीडियो में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट एक होता है ले ऑफ, और ले ऑफ होता है टेम्परेरी, कुछ दिन के लिए निकाल दिया, मान लीजिए कोल का शॉर्टेज आ गया, कोल से जो चल रही है, कोयला से जो चल रही है फैक्ट्री, कोल की शॉर्टेज है, तो बोला कि भाई कुछ दिन के लिए निकाल लेते हैं। अब वो कुछ दिन क्या है, वो कुछ दिन टाइम पीरियड है 45 डे, या आपने TCS इन्फोसिस में सुना होगा ले ऑफ हो गया, एम्प्लॉय को कुछ दिन के लिए निकाल दिया, बेंच पर रख दिया, निकाल दिया, तो 45 डे 45 दिन। अब कोई 60 के दे, कोई 70 के दे, 80 के दे, कल मैं एक पूछूंगा आपसे लाइव सेशन में MCQ फॉर्मेट में, तो याद रखेंगे, रट लेंगे, बार बार मगअप करेंगे कि 45 डे
के लिए ले ऑफ होता है। ले ऑफ टेम्पररी होता है, रिट्रेंचमेंट परमानेंट होता है। और जो ले ऑफ होता है 45 डे के लिए होता है, 45 दिन के लिए होता है। ले ऑफ टेम्पररी है, रिट्रेंचमेंट परमानेंट है। तो इतना मुझे लगता है कि आप सबके दिमाग में सारी चीज़ें फिट बैठ गई होंगी। और जब भी रिट्रेंचमेंट होगा, मान लीजिए परमानेंट निकाल रहे हैं, सो जो व्यक्ति 20 साल से काम कर रहा है उसको नहीं निकालेंगे पहले, जिसने अभी 1 साल के अंदर ज्वाइन करा है, 6 महीने के अंदर ज्वाइन करा है, तो फर्स्ट कम पहले आएगा और फर्स्ट वो पहले ही चला जाएगा। और जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, उस पर बिलीव है, बहुत दिन से वो साथ में है, तो उसको पहले नहीं निकालेंगे, पहले उसको निकालेंगे जो नया नवेला आया, पहले आया है, ठीक है, जो मतलब बाद में आया, मतलब अभी ज्वाइन करा है, जिसने जस्ट न्यू कमर है, उसको पहले निकालेंगे रिट्रेंचमेंट की कंडीशन में। जो बहुत दिन से काम कर रहा है 20-25 साल से, उसको पहले नहीं निकालेंगे। अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है 11 स्टार करके, आप चाहें मार्क भी कर लें अपनी नोटबुक में। नोटबुक में जो आपको लगे कि भाई कौन सा कंटेंट आपके लिए है इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर सकते हैं। सो आपको ये नोट करना है कि कौन सी चीज़ें रिट्रेंचमेंट में नहीं आती। मान लीजिए कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपने किसी के खिलाफ ली, और डिसिप्लिनरी एक्शन ली और आपने उसको निकाला, रिट्रेंचमेंट कर दिया, परमानेंटली आपने उसको डिसमिस कर दिया। सो डिसिप्लिनरी एक्शन रिट्रेंचमेंट की कंडीशन में नहीं आएगी। दूसरी बात, आपका रिटायरमेंट है वॉलंटरी, आपने बोला कि 10-20 साल की नौकरी हो गई, IAS IPS के ले लेते हैं आजकल तो रिटायरमेंट। अभी आपने हाल ही में देखा ही होगा, एक IPS में हमने जो है रिटायरमेंट ले लिया 10 साल बाद। ऐसे कई हजारों हमारे पास सिद्दीप बामन लांडे IPS ऑफिसर का भी एग्जाम्पल है। सो जब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो रिट्रेंचमेंट की कंडीशन नहीं होगी। उसी प्रकार सुपर एनिमेशन एक होता है कि 25 साल की नौकरी हो गई आपकी, 25 साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं, आप तो निकाल भी रहे मानते, तो निकाल भी रहे तो वो रिट्रेंचमेंट की कंडीशन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से इल हेल्थ है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, राइट, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने 5 साल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कहीं पर भी काम करने का, और वो कॉन्ट्रैक्ट की अब जो है लिमिट खत्म हो गई, तो ये चीज़ भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। तो इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया है, पूरा इसको अच्छे तरीके से बता दिया है। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो कितने मेंबर होना चाहिए, उसी प्रकार सेक्शन 11 सेक्शन 12 में क्या बोला गया है, ओवर टाइम के लिए कितना घंटा मैक्सिमम है, वो बता देता हूँ मैं, 60 घंटे होता है। अब ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि भाई अगर सिंपल कोई काम कर रहा है तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में कितने घंटे तक वो काम कर सकता है। तो चारों के आप बता सकते हैं मुझे आंसर, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब लाइक शेयर बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा चैनल नया है, इसको आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा ग्रुप में आपका एक दायित्व बनता है। अगर मेरा दायित्व है कि मैं बहुत मेहनत करके पसीना बहा के अगर आपको पढ़ाऊँ अच्छे से, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को। अभी हमारे मात्र 227 ही सब्सक्राइबर हैं, और व्यू कितने आते हैं, मुश्किल से 100-200। अब ये व्यू 1000-2000 आए, इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको कमिटमेंट किया ही है कि पूरा एथिक्स मास्टर क्लास एक बार आप ये हो जाने दीजिए एग्जाम, यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम जैसे 30 नवंबर को खत्म हुई, दिसंबर से मैं लग जाऊँगा पागलों पर। पूरा आपको जो है 21 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, बाकी की जितनी भी 60 क्लास का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है विद केस स्टडी करंट अफेयर सब कुछ, वो फिर मैं चालू कर दूँगा। बट उसमें भी है कि 200-250 देख रहे हैं बस, उसको भी 1000-5000 लोग देखें, उसमें आप मेरी मदद करें। ऐसे का भी गाइडेंस में लाऊंगा, उसको उसमें भी मदद करें कि 5-10 हज़ार लोग देखें। तो इस तरीके से विधिवत मैंने आपको पूरा अच्छे से सब समझा दिया है। अब आपकी ये है कि आपका होमवर्क की जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनके आंसर कमेंट में बताएंगे, और इस लेक्चर में जो भी आपको अगर नोट करना है तो आप, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसमें आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में, और इसको बार 2 बार आप देख लें, इस वीडियो को रिवाइज कर लें पूरा। कल हम एक नया डिस्कशन करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, उस पर नया जो कंसेप्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उस पर हम देखेंगे। सो होप आप लोग जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, बार पढ़ेंगे। 30 नवंबर के एग्जाम को हमें छोड़ना है मिलकर, बिल्कुल। मैं पूरा आपको हिस्ट्री जो भी पढ़ा दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्रीज क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से आगे चल के। अभी मैं सोच रहा हूँ कि लेबर लॉ एक बार पढ़ा दूँ, फिर अकाउंट्स, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर, इस तरीके से हम चलाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय ऑल, ठीक है। और आप लोग बस जो मैंने बोला है कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, उस पर आप ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच, गुड डे अहेड।